Hello, my dear friends. Welcome to you all in my नर्सिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम MSN पढ़ेंगे जो GNM और BSc नर्सिंग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 3 वर्ड से बना है। 3 वर्ड से मिलकर वो शॉर्ट में MSN बोलते हैं उसको। MSN ये एक स्पेशलाइज नर्सिंग का ब्रांच है और इसके अंदर हम एडल्ट पेशेंट का केयर करते हैं। हम एडल्ट पेशेंट का केयर तब भी करते हैं जब वो इलनेस रहता है उसमें या फिर वो हेल्थी रहता है, तब भी हम उसे केयर प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज by drug, diet, exercise and other surgical medicines। साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर दवाई के थ्रू हम पेशेंट के इलनेस को ठीक करते हैं। दवाई के साथ साथ हम उसे एक अच्छा डाइट और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देते हैं। अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसको हम दवाई के साथ अगर उसको एक अच्छा न्यूट्रिटिव फूड दे रहे हैं या फिर उसको एक्सरसाइज, उसका बॉडी का फंक्शन जो है वो मेंटेन करवा रहे हैं तो भी मेडिसिन के अंदर आ जाएगा। सर्जरी इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का यह एक ब्रांच है कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजुरीज और डिजीज ऑफ बॉडी इंसिजन मैनिपुलेशन स्पेशली विथ इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल केयर गिवन टू द पेशेंट बाय नर्स इज कॉल्ड नर्सिंग केयर। इसके अंदर हम पर्सन को इंसिजन मतलब कट लगाकर उसके अगर बॉडी ऑर्गन में कुछ खराबी आ जाती है तो उसका ठीक करना या फिर रिप्लेसमेंट करना, ये सब हम लोग करते हैं सर्जरी के अंदर। और इसमें हम कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करके सर्जरी करते हैं और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नर्सिंग। द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू ए हेल्थ रिकवरी पीसफुल डेथ। यहाँ पे एक नर्स जो होती हैं वो अपने नॉलेज से, एजुकेशन से पेशेंट को ठीक करती है। वो अपना पेशेंट को ठीक करने में योगदान निभाती हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे वैसे पेशेंट का केयर करती हैं जिनका हेल्थ खराब है या फिर थोड़ा स्वस्थ है उनका भी। तो 2 तरह का डिजीज़ होते हैं, एक एक्यूट होते हैं, एक क्रॉनिक होते हैं। एक्यूट वैसी डिजीज़ जो जल्दी ठीक हो जाती हो, कुछ टाइम लेता है बट ठीक हो जाता है। बट क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ हैं। तो इसमें पेशेंट को डॉक्टर बोल देते हैं कि आप नहीं ठीक हो पाइएगा लाइफ टाइम तक, या फिर कुछ डिजीज़ हैं जो ठीक नहीं होती हैं जैसे HIV हो गया या हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया। इसमें क्या होता है कि पर्सन को वो डिजीज़ डेथ तक लेकर जाती हैं। तो यहाँ पे नर्स जो हैं वो पेशेंट को हेल्प करती हैं एक पीसफुल डेथ पाने में। जब तक वो पेशेंट बीमार है तब तक उनका केयर करती हैं, जब तक वो असहाय हो जाता है तब तक उनको एक सहायता देकर केयर देते रहती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर WHO ने हेल्थ का डेफिनेशन दिया है। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ का डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। इसका मतलब होता है हम किसी भी पर्सन को हेल्थी कब कह सकते हैं
जब वो फिजिकली रूप से, मतलब उसके जो शारीरिक रूप हैं, हाथ पैर हैं, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हों। मेंटली मतलब वो दिमागी रूप से स्वस्थ हो। सोशली वेलबींग हो, मतलब सामाजिक रूप से सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हो। क्या सही है सोसाइटी के लिए, क्या नहीं सही है, ये बात वो अपना रख रहा हो सबके सामने। उस पर्सन में किसी भी तरह का बीमारी नहीं होना चाहिए। नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज, उस पर्सन में किसी भी तरह का बीमारी नहीं होनी चाहिए और दुर्बलता नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मिटी मीन्स दुर्बलता, दुर्बलता नहीं होना चाहिए, तब हम उसे हेल्थी पर्सन बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल हेल्थ के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो ऑल बॉडी पार्ट जो है प्रॉपर वर्क करना चाहिए, उसका वेट, एज, हाइट नॉर्मल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा अंडरवेट होना चाहिए, ना हाइट नॉर्मल हाइट से कम होना चाहिए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकली हेल्थ के अंदर वो पर्सन इंक्लूड है। पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन उसका स्वस्थ होना चाहिए। मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर, हैविंग ए रीजनेबल एबिलिटी टू मेक ए जजमेंट रिगार्डिंग गुड एंड बैड, उसमें सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि सोशल स्ट्रक्चर पे जो भी हो रहे हैं उनको वो समझने लायक होना चाहिए, समझ सके। हैविंग द रीजनेबल एबिलिटी टू मेक ए जजमेंट रिगार्डिंग गुड एंड बैड, क्या गलत है क्या सही है, इसके पक्ष में उसको जजमेंट, हैविंग ए रीजनेबल एबिलिटी टू मेक ए जजमेंट रिगार्डिंग गुड एंड बैड, क्या गलत है क्या सही है, इतना क्षमता होना चाहिए उसको जज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल हेल्थ इंक्लूडिंग गेट अलोंग विथ द सराउंडिंग, हेल्पिंग टू अदर, रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड अदर, सोसाइटी में मिलजुल कर रहना चाहिए, वेलबिंग होना चाहिए, हेल्पिंग अदर, दूसरे के प्रति हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड अदर, किसी भी वर्क का या किसी भी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर, तब वो सोशल हेल्थ के अंदर इंक्लूड करेंगे उसको। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ डिजीज़, और इसको हेल्थ इलनेस भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बीमार पड़ते हैं तो ये नहीं बोल सकते हैं कि उसको डिजीज़ हुआ है या फिर इलनेस हो गया या फिर सिक, तीनों वर्ड अलग अलग है। कब हम उसको कहेंगे डिजीज़ हुआ है, कब कहेंगे इलनेस है, कब कहेंगे वो सिक है। डिजीज़ इज ए फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, अगर उसका शारीरिक रूप में या फिर मानसिक रूप में कोई भी डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है या नहीं कर पा रहा है, डिसफंक्शन हो गया है, नॉट प्रॉपरली वर्किंग, तो हम उसे कहेंगे उसको डिजीज़ हो गया है। इलनेस आ जाता है, इलनेस इज अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील अवेयर नॉट ओनली वेलबिंग, बीमारी एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है जब वो खुद महसूस करता है, एक ऐसा टाइम आता है जब वो व्यक्ति खुद फील करता है कि हमको स्वस्थ फील नहीं हो रहा है या हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब हम उसे कहेंगे इलनेस। सिकनेस इज ए स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, यहाँ पे पर्सन जो है सोशली अपना काम नहीं कर पाता है, वर्क को करने में सक्षम नहीं हो पाता है, वो पर्सन जो है मेंटली अनस्टेबल रहता है। थ्योरी ऑफ डिजीज एंड कॉशन, यहाँ पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने 1822 से 1895 के बीच इन्होंने थ्योरी दिया था कि डिजीज होती कैसी हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी, इन पे सर्च किया गया, बट लुईस पास्चर का यहाँ पे 4 थ्योरी दिया गया है जिसको हम लोग मेंशन किए हैं। फर्स्ट है इनका जर्म थ्योरी, नेक्स्ट आ जाता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, नेक्स्ट है
मल्टी फैक्टर कॉजन थ्योरी एंड लास्ट इज वेव ऑफ कॉजन थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी देखते हैं विच नेम इज जर्म थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर लुईस पास्चर ने हमें ये बताया कि डिजीज उसके लिए सिंगल स्पेसिफिक काउस होता है। मतलब जब किसी भी पर्सन को डिजीज होता है तो एक सिंगल स्पेसिफिक काउस के कारण ही उसको डिजीज होता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, उसी की वजह से जो होती हैं हमें डिजीज होती हैं। एक एग्जांपल दिया कहें कॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम, ये साइन स्पेसिफिक काउस है। मतलब अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के वजह से हो रहा है। इसका एक सिंगल स्पेसिफिक कारण ही माइकोबैक्टीरियम है। टीबी होने के पीछे इसका कारण माइकोबैक्टीरियम है। नेक्स्ट उन्होंने दिया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड। किसी भी बीमारी के लिए एक सिंगल पॉजिटिव एजेंट जिम्मेदार नहीं होता है। इस थ्योरी में उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ नॉट ओनली ए पॉजिटिव एजेंट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज बट देयर इज अदर फैक्टर आल्सो रिलेटेड टू मैन एंड एनवायरनमेंट विच कंट्रीब्यूट टू डिजीज। मतलब किसी भी बीमारी को होने के लिए एक सिंगल एजेंट नहीं होता है। अगर हमें कोई बीमारी हो रहा है तो उसके पीछे एक सिंगल एजेंट नहीं है, इसके और भी पैरामीटर होते हैं जैसे कि एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, ये सब की वजह से भी हमें डिजीज हो सकती है। तो एजेंट में आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, इसके वजह से हमें डिजीज होंगी। होस्ट में आ जाता है जेनेटिक मेकअप, एज, सेक्स, इम्यूनिटी एंड हेल्थ बिहेवियर। जेनेटिक मेकअप मीन्स जो हमें मदर या फादर से जो जीन प्राप्त होती है उससे हमारे बॉडी में चेंजेस आना। एंड एज की वजह से अगर कोई पर्सन ओल्ड एज का है तो उसको डिजीज़ जल्दी होगा। नेक्स्ट सेक्स, अकॉर्डिंग टू फीमेल मेन का इम्यूनिटी जो होता है अच्छा होता है, मजबूत होता है, तो फीमेल ज़्यादा बीमार पड़ेगी और मैन जो होगा कम बीमार पड़ेगा। इम्यूनिटी, अगर कोई बच्चा है या फिर ओल्ड एज का है तो वो जल्दी बीमार पड़ेंगे क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर है। और एडल्ट जो है उनका इम्यूनिटी मजबूत रहने के कारण वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट हम आ जाता है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इन्वायरमेंट सैनिटेशन की वजह से, वाटर की वजह से, नॉइज़ की वजह से, एयर की वजह से भी पर्सन बीमार पड़ सकता है। अगर उस जिस एरिया में अगर वो पर्सन रह रहा है वहाँ का आसपास एरिया साफ़ सफाई नहीं है तो उसके वजह से वो बीमार पड़ेगा। अगर जिस एरिया में रह रहा है वो वहाँ का पीने लायक अच्छा पानी नहीं है, गंदा पानी वो यूज़ कर रहा है, पी रहा है, खाना बना रहा है, तो वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉइज़, देन एयर पॉल्यूशन। मतलब आसपास का एरिया अगर पॉल्यूटेड एयर आ रहा है, हम उसको कंजप्ट कर रहे हैं, वो हवा को सांस ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है तो इसी को कहा गया है एजेंट, इन्वायरमेंट, होस्ट, तीनों जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं एक पर्सन को बीमार करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मल्टी फैक्टर कॉजेशन थ्योरी। एपिडेमियोलॉजिकल इन्फेक्शियस एंड क्रॉनिक डिजीज लाइक CAD, coronary artery disease, because it has many causes of multiple factor। यहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी जो है उनका फेल हो जाता है। उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ को उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज़ तो एक्सप्लेन कर दिया बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे CAD इनके बारे में वो नहीं बता पाए। इस डिजीज़ का काउस क्या है, इस डिजीज़ के होने के कारण क्या है, एजेंट या इन्वायरमेंट किसकी वजह से हो रहे हैं, ये उन्हें पता नहीं चला। फिर इन्होंने बताया कि किसी भी बीमारी को होने के लिए मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होती हैं और इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या प्लान किया जा सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है बेब कॉशन। According to McMahon and Puff, disease never depend upon single isolated causes. Rather, it develops from chain of causes in which each link itself is a result of complex interaction of preceding events. इसका मतलब है कोई भी बीमारी किसी एक सिंगल स्पेसिफिक काउज के कारण नहीं होती है। एक बीमारी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है, जॉब अचीव करना चाहता है, जॉब अचीव करेगा, उसके पास इनकम आएगा, वो इनकम के लिए ऑफिस में बैठेगा, काम करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो दिमागी रूप से वो काम कर रहा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिजिकल एक्टिविटी उसका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका ओवरवेट हो सकता है। जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ेगा, डेज बढ़ेगा, दिन जाएगा, वो हो सकता है अपने लाइफ मैच्योरिटी लाइफ में आगे जाकर अल्कोहल का भी कंजप्शन स्टार्ट कर दे। इस सब के कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। अगर वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है या फिर कुछ ऐसे फूड मटेरियल खाता है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के कारण बीपी पे असर होगा। ये सब मिलकर इस्केमिक हार्ट डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2 में।